हाय बच्चों लोग। सो स्टार्ट करें हम। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख लिया होगा कि हमने सारे सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लिया था, छोटा सा ओवरव्यू ले लिया था, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको वहाँ पर कंसेप्ट आती है या नहीं आती है। वो तो मैंने सिर्फ आपको एक इंडेक्स का रिव्यू करवा दिया था कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपना पहला चैप्टर है, दैट इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। वर्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा। वी आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ये बुक हमें डेवलप करने के लिए बनाई गई है। बात समझ आई? हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। आई बात समझ में? खुद ही ठान लो कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, उसके लिए हमें जो चाहिए हम वो करेंगे। बराबर? वी विल सेक्रीफाइस सम ईयर्स टू गेन मैनी ईयर्स। बात समझी आपने? वी विल सेक्रीफाइस सम ईयर्स और वी विल गेन सम ईयर्स एंड सेक्रीफाइस मैनी ईयर्स। ऐसा हमें करना नहीं है। हम कुछ साल पूरा डेडिकेशन पढ़ाई को दे देंगे, उसके बाद आगे की लाइफ हम पूरा गेन करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो पहला, बिजनेस मतलब क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब एक एक्टिविटी जहाँ पर टू पीपल कम टुगेदर, दो लोग साथ में आते हैं, बराबर, फॉर एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और देयर व्यूज। मतलब व्यूज मतलब क्या कि मुझे आपको कुछ सेल करना है या आपको कुछ देना है, जिसके बदले में मुझे आपकी तरफ से कुछ तो भी चाहिए, जिसको हम यहाँ पर रिवॉर्ड टर्म यूज करते हैं। बराबर? जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के साथ आते हैं टू परफॉर्म एन एक्टिविटी जिसमें दोनों का इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट होगा। बच्चों, दो लोग साथ में आए बट उनका एक दूसरे से सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद के लिए पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे उस एक्टिविटी में से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम उसे बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। यानी कि आज जो अपना मार्केट चल रहा है, सोसाइटी में चल रहे हैं, आप बाहर जाते हो, आपके पेरेंट्स काम कर तो बिजनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, जिसमें वो खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, जैसे कि एक तरीके का प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो उस एक्टिविटी को हम यहाँ पर बिजनेस टर्म करते हैं। अभी अगर कमर्शियल, बराबर है, कमर्शियल मतलब क्या? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, या इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। बराबर? कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब क्या? जो आज सारी सोसाइटी में जहां पर रिवॉर्ड बेस्ड एक्टिविटी हो रही है, जहां पर एक्सर्शन हो रहा है, फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, मेंटल एक्सर्शन हो रहा है, जहां पर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है जिससे एक दूसरे को मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है, उस सोसाइटी को हम बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। एंड इस एक्टिविटी का नॉलेज होना चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग अपना फाइनेंशियल डेटा बनाने के लिए, फाइनेंशियल डेटा गवर्नमेंट को बताने के लिए, देखो अभी हर एक बिजनेस का अपना फाइनेंशियल डेटा होता है जो गवर्नमेंट उससे टाइम टू टाइम मांगता है, बट गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि सिलेक्टेड पर्सन्स को अपना ये सारा फाइनेंशियल डेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके ही लाना है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके लाना मतलब हम ही तो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली। अब हमसे अगर ये कुछ डेटा सर्टिफाई करने के लिए आ रहे हैं तो हमें जो वो डेटा वो दिखाने वाले, ऑब्वियसली उस डेटा का पहले से थोड़ा तो भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बिजनेस का पहले से थोड़ा तो भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम उस पे व्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हमने 12th का एग्जाम दे दिया है। अगर बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मेरे पास बैठा हुआ है, उसने अभी पेपर दिया हुआ है, तो क्या आप उसका पेपर चेक करने के लिए मुझे हेल्प कर सकते हो क्या? जर्नल एंट्री का पेपर दिया है, अच्छा डिस्कशन करना है, आपने सिर्फ ये वीडियो को देखना नहीं है,
हाँ या ना में जवाब देना है। यस डेफिनेटली सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जवाब तो हाँ ही होगा। 99.99% लोगों का मैं जवाब मानता हूँ कि हाँ ही रहेगा कि सर उसका जर्नल एंट्री का जो 11 स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो हम आपको चेक करके देंगे। आई बात समझ में? आप हमें वो पेपर चेक करके दे सकते हो। तो जब आप वो पेपर मुझे चेक करके दे रहे हो, आप मुझे वो पेपर कैसे क्या चेक करके दे रहे हो? आपको आता है? यस सर, हम 11 स्टैंडर्ड पास होके ही 12 स्टैंडर्ड में आए हैं और अभी 12 स्टैंडर्ड की एग्जाम देने के बाद हम ये सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। 12 स्टैंडर्ड के साथ में भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने के बाद भी पढ़ रहे हैं। तब जाके आपको आया। एक और सवाल करूं यार, मेरे पास ना एक टीवाई बीकॉम का बच्चा बैठा था, उसने भी पेपर सॉल्व करके दिया था। टीवाई बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम। तो ये भी चेक करके देना। वो चेक करते आएगा क्या आपको? हाँ या नहीं? सॉल्यूशन रहेगा तो आएगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ओके, तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि अगर मैं आपको ये पेपर चेक करने के लिए देता हूं तो आपको पेपर चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो टीवाई बीकॉम का, थर्ड ईयर बीकॉम का जो नॉलेज है वो अभी तक आपने गेन किया हुआ नहीं है। आई बात समझ में? बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेने के बाद हम किसी भी पर्सन को ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ का नॉलेज नहीं है तो मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। ये तो अपने ऊपर दाग लग जाएगा ना कि आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके पास सीए की डिग्री है। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बोलता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोडक्टरी, मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, वो सारी इंट्रोडक्टरी चीज़ें इस चैप्टर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो भाई चैप्टर में ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है रीडिंग वाला, तो वो तो आपका बाद में रीड हो सकता है, बट हम यहाँ पर पहले के समझ लेंगे कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में ये अगर आप देख रहे हो, ये एक आपके सामने चार्ट दिख रहा है सबको। इस चार्ट में अगर अपन देखते हैं तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बोलता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होना चाहिए कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। अरे ये एक चीज़ तो सर हमको बहुत अच्छी तरीके से आती है बेटा। पहला फॉर्म कौन सा था? अब यहाँ पर दिखते वक्त थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। सोल प्रोपराइटर से स्टार्ट करते हैं अपन। सोल प्रोपराइटर, दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा है पार्टनरशिप फर्म, चौथा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड आखिरी कौन सा है बच्चों? कंपनी। है सबके पास? दिख रहा है आपको सबको? बुक वगैरह के फिलहाल की कोई जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। फिर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में ये उन्होंने बोला है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चार्ट में वापस दिया कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। अब यहाँ पर बिजनेस के अंदर अगर और डिटेल में जाए तो इंडस्ट्रीज आती है, स्मॉल स्केल आते हैं, फिर लोकल, नेशनल, प्राइवेट, पब्लिक ओनरशिप के हिसाब से भी बिजनेस डिवाइड होते हैं। आया समझ में? एंड डोमेन्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसके बारे में हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बुक में दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं छोटे से कंसेप्ट से कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपन सिलेबस अपने हिसाब से करेंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट लेते हुए करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो भाई पहला यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डायरेक्टली उस पर आते हैं, पिछले पार्ट पर भी आएंगे बट यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जो अपने लिए बेनिफिशियली हो। पॉइंट 1.4 ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझा सबको? यस, थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण वी आर नॉट यूजर फ्रेंडली टू द लैपटॉप, तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है बट वी विल मैनेज। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज इन्वॉल्वड इन एन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग, इंसान एक ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जहां पर उसको
मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है हम उसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्या बोलेंगे हम उसे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जहां पर अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है उसे सर्विस तो कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, बट उसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है या उसे उस मॉनिटरी बेनिफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारी मम्मा घर में काम करती है, यस मम्मा काम करती है, आप करते हो या नहीं? ओह माय गॉड, करते हो क्या? हाँ करते होगे सर, बट क्या आप पैसों के लिए घर में काम करते हो? कुछ होंगे सर पॉकेट मनी के लिए करते हैं, हाँ वो तो जोक्स अपार्ट, बट हमारा इंटेंशन जो होता है, हम हमारे घर में जो काम करते हैं वो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं करते। बट यही जब आप बाहर कुछ काम करने के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली वो काम में आपका मॉनिटरी बेनिफिट ज़रूर इन्वॉल्व होता है। आप वहाँ पर पैसों के लिए काम करते हो, क्यों? क्योंकि भाई उस पैसों से आपको आपकी बाकी क्या जो घर के काम वगैरह रेगुलर लाइफ दैट इज कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसी पर आपका डिपेंडेंसी रहेगा। तो इसके लिए आपको बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जरूरी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर और डिस्कस करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि समाज की सेवा, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़, गणेश चतुर्थी, गणपति बिठाते अपन, नवरात्रि करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कई बार हम चैरिटी भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जहाँ पर हमें रिटर्न में उनके तरफ से कुछ नहीं चाहिए, बराबर है? वो एक सोसाइटी में सोशल कल्चर मेंटेन करने के लिए होता है। ऐसे आप बहुत बार काम करते हो, डोनेशंस देते हो, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो। जैसे कि अभी अभी आप अगर देखते रहोगे तो पीएम फंड में या पूरी कंट्री अलग अलग फंड्स को डोनेट कर रही है। क्यों कर रहे हो आप डोनेट? ये आपके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, जो सोसाइटी को डैमेज हुआ है उसको रिकवर करवाने के लिए। क्या आपने सोचा है कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ और उससे मेरे को कुछ रिटर्न्स चाहिए? नहीं, आपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपने इनकम में से कुछ शेयर वहां पर डोनेट किया हुआ है। आया समझ में? क्लियर है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप आपके हॉबीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करते हो। हॉबी, आपको वो चीज़ करना पसंद है, कभी कभी आप उसमें मॉनिटरी बेनिफिट भी ले लेते हो। जैसे कि फोटोग्राफर को हॉबी है तो फोटोग्राफी का बिजनेस करता है, तो नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट एक डॉक्टर है, उसको फोटोग्राफी का हैप्पी हिट है तो डॉक्टर का काम करता है, बट पार्ट टाइम में खुद के शौक के लिए, एक हॉबी के लिए वो अगर फोटोग्राफी चुनता है तो फोटोग्राफी उसके लिए क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस करना ज़रूरी है कि अगर वो काम से आपको अगर मॉनिटरी बेनिफिट का या रिवॉर्ड का, मैं रिवॉर्ड लगा देता हूँ। मॉनिटरी बेनिफिट क्यों? क्योंकि हर बार पैसा ही नहीं मिलता, काइंड में भी मिलता है बहुत बार चीज़ें, तो इसलिए मैं उसको रिवॉर्ड बोल देता हूँ कि अगर रिवॉर्ड रहेगा तो उस रिवॉर्ड के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बेटा उसको हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़रूर डालना है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तब रहेगी जब आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं रख रहे हो, खुद के लिए इंटरेस्ट कुछ उसमें नहीं रख रहे हो। आया समझ में? सामने अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जो आप बाद में एक बार रीड कर सकते हो। इसमें वही सारे पॉइंट्स दिए हुए जो हमने ओरली अभी डिस्कस किए हुए हैं। नीचे अगर देखते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। पहला देखो शेफ है, अच्छा यहाँ पर ये अच्छी बात हो गई कि हमें समझ में आ गया, ये जो शेफ है, ये शेफ, ये मतलब इसको पसंद है खाना पकाना, हाँ या नहीं? खाना पकाना पसंद है, यस, और वो बिजनेस भी वही कर रहा है। तो हॉबी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हियर बिकॉज उसी से पैसा कमाया जा रहा है। सेकेंड अगर पिक्चर में देखते हैं तो ये सेकेंड पिक्चर में क्या है रे भाई, क्या है तेरे लिए?
कुछ चाट वगैरह मिल रहा है मस्त, पाव भाजी करे नहीं, पनीर रोल है, देख पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है पनीर रोल, एग रोल वगैरह। तो भाई ये भी एक बिजनेस में, एक बिजनेस का ही पार्ट है। बट उसके आगे अगर ये आंटी को अगर आप देख रहे हो तो शी इज वर्किंग इन हर होम, जो वो अपने बच्चों, हस्बैंड, पेरेंट्स वगैरह के लिए खाना बना रही है, जो अपनी रेगुलर एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी, अपनी कल्चरल एक्टिविटी है। तो दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बच्चों? इट इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला, अरे बाप रे, इन अंकल लोगों को कैरम खेलना पसंद है। इन अंकल लोगों को कैरम खेलना पसंद है, बट क्या वो बिजनेस है? क्या रे, पैसों पे खेलते क्या वो कैरम? नहीं, इट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है भाई। वो टाइम पास हो रहा है तो कुछ तो भी अपन खेलते बैठते गेम। अभी लॉकडाउन में तुम ये सब कर रहे होगे ना, गेम सारे खेल रहे होगे ना, तो बेटा पैसों के लिए खेलते क्या अपन? नहीं, दिस गेम आर प्लेड जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट से, जो दैट आर इन्वॉल्व, दीज आर इन्वॉल्व इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगले पिक्चर में अगर देख रहे हो तो कुछ लेडीज है जो एक ट्री को बचा, झाड़ को काटने से शायद बचा रही हो, मतलब मेरा ओवरव्यू उस पर से वही आ रहा है कि ये जो ट्री को है प्रिवेंट कर रहे हैं। तो दैट इज एन सोशल एक्टिविटीज, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो इसको भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही गिनेंगे। अगला मेरे हिसाब से तो ये ओल्ड एज होम का लग रहा है, मुझे डाउट आ रहा है तो वैसे ही है। हाँ, तो वहाँ पर ओल्ड एज होम में वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस या गिविंग सम ऑफ द शेयर ऑफ द इनकम इन काइंड टू ओल्ड एज पीपल। तो इसको भी हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। अगले में लंगर लगाया हुआ है गुरुद्वारे में, शायद से, मेरा इंटेंशन तो वही है। उसके आगे पानी का जो मटका रखा हुआ है, पॉट, अब अगर ये पब्लिक सर्विस के लिए रखा होगा बाहर रास्ते पे, तो दैट इज अगेन, देखो ये इंसान ने, जिसने भी ये लगाया होगा, उसने सारी चीज़ें खरीदी होगी, पैसा आया है, बट उससे रिटर्न में कुछ बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसको हम किस में डालेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही डालेंगे। उसके बाद अंकल जो है गराज में बैठे। अच्छा, ये गराज वाले अंकल का बताओ तुम, क्या होगा ये? गराज वाले अंकल का इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा? बोल दिया आपने? यस, फॉर अर्निंग शी इज प्रोवाइडिंग सर्विस। आगे, ओ ये जो दीदी है ये कुछ क्लॉथ मेकिंग के कंपनी में काम कर रही है। तो अगेन शी इज वर्किंग देयर टू अर्न मनी, शी माइट गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर। अगला, अ पर्सन, अ लॉयर, दैट इज अ प्रोफेशन, डूइंग हिज प्रोफेशन, काम करके पैसे कमाना। तो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पेज पे आपको सारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दी हुई है। एक बार देख लो सब लोग जल्दी से, सारे पिक्चर्स आपके सामने पड़े हुए, फर्स्ट से लेके तो लास्ट तक, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कौन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हो गया सबका? आगे देखिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का फर्क समझ में आया? यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जाते हैं। भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे पता चलेगी कि वेदर एन एक्टिविटी डन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट? आपके सामने जो एक एक्टिविटी चल रही है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। रिवॉर्ड जो अपन बात कर रहे थे ना, जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहला पॉइंट बोलता है कि आर इनकम जनरेटिंग। तो अपन इसको, कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं इनकम जनरेटिंग, के जहाँ पर लोगों को कुछ इनकम रिटर्न में बेनिफिट मिल रहा होगा, उसे हम बोलेंगे कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर
प्रोडक्टिव। अरे ये बहुत अच्छी बात है कि बेटा वहाँ पर कुछ तो प्रोडक्शन होना जरूरी है। लेट इट बी अ सर्विस प्रोडक्शन और अ गुड प्रोडक्शन, बट कुछ तो भी आउटपुट होना जरूरी है। आया समझ में? तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। विदाउट एन आउटपुट शायद हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोले, क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट सोसाइटी को या उस इंसान को रिटर्न में नहीं दे रहा होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर है। कंजम्पशन, बच्चों आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आपने फूड कंज्यूम किया है तो कंजम्पशन, अगर आप होटल में गए हो, आपने खाना कंज्यूम किया तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज द रेस्टोरेंट ओनर इज अर्निंग and you are getting service for which you are paying, तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप बाहर खाना खाने जाते हो, आप शॉपिंग मॉल में घूमने जाते हो, आप वहाँ पर गेम्स वगैरह खेलते हो, ये सारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। यानी कि यहाँ पर आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो इन सब का कंजम्पशन जाएगा आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अगला क्या है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अब अगर बात करें तो सेविंग, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है एज एन इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर्स खरीदे एज एन इन्वेस्टमेंट, आपने डिबेंचर्स खरीदे एज एन इन्वेस्टमेंट, या आपने कहीं पे भी पैसा लगाया है, गोल्ड वगैरह, रियल इस्टेट, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एंड वेल्थ मतलब क्या? इन सबसे क्रिएट होती है आपकी वेल्थ। याद है क्या? इन्वेस्टमेंट जब आपकी एक्यूमुलेट होते जाती है तो वो आपकी बन जाती है वेल्थ, आपका ह्यूज असेट बन जाता है, तो उस असेट को हम क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये आपको इनकम जनरेट करके देता है या इनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है? डेप्रिशिएट नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? एप्रिशिएट होती है। या तो ये आपको इनकम जनरेट करके देते हैं, नहीं तो इनकी वैल्यू क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट जो यहाँ पर था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। बराबर है, प्रोडक्टिव। तीसरा अगर पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड चौथा पॉइंट अगर देखते हैं तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार ध्यान से ये सारे पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करोगे जल्दी से, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो मैंने आपके सामने रखे, देन मैं थर्ड एंड फोर्थ भी आपके सामने स्क्रीन पे प्रोड्यूस करता हूँ। सेकेंड पार्ट करूँ आपके सामने? यस।
ओके, डन, सबको क्लियर है? चार्ट भी जो हमने अभी डिस्कस किया ये भी पॉइंट सारे क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके ओके, आज ही हमने इस सिलेबस को शुरू किया हुआ है, दैट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। तो हम आज यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि नया सिलेबस है तो आपको ये सारे पॉइंट्स थोड़े से याद करने में स्लोली शुरुआत करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आज के लिए हम इतने ही रखते हैं कि भाई इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या था, जिसमें हमने इकोनॉमिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ लिए कि भाई कब हम उसे बोलेंगे वेदर इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका अगला पार्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको पढ़ने के लिए टाइम क्यों दिया, द रीज़न बिहाइंड इट आई वॉन्ट टू बिल्ड योर वोकेबलरी। बराबर है बच्चों लोगों, पेपर में जो है क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बट ओनली द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं, एंड ये टेक्निकल वर्ड को क्रैक करने के लिए ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं है जो आपको लर्न करके जाने की है। इट इज़ ओनली वन एंड ओनली वन थिंग, दैट इज़ रीडिंग हैबिट। एंड जो मॉड्यूल का रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक है मॉड्यूल, एंड इंस्टीट्यूट बोलती है कि हमारी बुक आपको पढ़ना ज़रूरी है। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।